नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट शेर शाह का साम्राज्य विस्तार, उसकी विजय और प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार के लिए शासक द्वारा युद्ध वगैरह करने पड़ते हैं। तो इसमें हम शेर शाह की विजय, जितनी भी उसने आक्रमण किए और राज्यों को जीता, उसके बारे में देखेंगे। तो शेर शाह एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः उसने निम्नलिखित अभियान किए। तो सबसे पहले उसने किया गख्खर प्रदेश। गख्खर प्रदेश की विजय। दूसरा, बंगाल के विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन ये किया उसने 1541 ईस्वी में, और ये भी किया मार्च 1541 ईस्वी में। तीसरा रहा उसका मालवा की विजय। मालवा विजय। और चौथा, रणथंबोर। रणथंबोर पर अधिकार या रणथंबोर विजय। मालवा विजय उसने 1542 ईस्वी में की, और रणथंबोर पर उसकी विजय भी 1542 में ही हुई। उसके बाद रायसीन की विजय, इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। रायसीन की विजय और मुल्तान और सिंध की विजय। मुल्तान और सिंध की विजय ये दोनों उसने 1543 में की। तो पहले हम इनको देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए, गख्खर प्रदेश की विजय। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने एक बड़ी सेना लेकर गख्खर प्रदेश पर आक्रमण किया। यद्यपि शेर शाह ने गख्खर प्रदेश को बुरी तरह से रौंद डाला, परंतु वह गख्खर के सरदारों की शक्ति को पूर्ण रूप से दमन नहीं कर सका। उसने वहां रोहतास नामक दुर्ग बनवाया। रोहतास का किला बनवाया उसने वहां पर, और इस दुर्ग में उसने 50,000 सैनिक नियुक्त किए। उसके बाद बंगाल के विद्रोह का दमन। मार्च 1541 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल के सूबेदार खिज्र खां, बंगाल का सूबेदार था खिज्र खां, इसके विद्रोह का दमन करने के लिए बंगाल की ओर प्रस्थान किया। और बंगाल की राजधानी थी गौड़। तो गौड़ पहुंचकर खिज्र खां को बंदी बना लिया। खिज्र खां ने विद्रोह किया था 1541 में शेर शाह सूरी के विरुद्ध। उसे बंदी बना लिया। उसने बंगाल प्रांत को अनेक सरकारों में बांट दिया। सरकार शेर शाह सूरी के काल में जिले को कहा जाता था। तो उसने अनेक सरकारों में बांट दिया प्रांत को, और प्रत्येक सरकार में, मतलब प्रत्येक जिले में, एक शिकदार की नियुक्ति की। अधिकारी था ये, जो अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। उसके बाद आती है मालवा विजय। मालवा का शासक था कादिर शाह। कादिर शाह ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने शेर शाह की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। अतः 1542 ईस्वी में शेर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया, और कादिर शाह उससे भयभीत होकर के, डर करके, उसने बिना युद्ध किए ही शेर शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और शेर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया और सुजात खां को वहां का सूबेदार बना दिया। सुजात खां
तो मालवा का सूबेदार सुजात खां को बनाया इसने। उसके बाद 1542 में रणथंभौर विजय। तो मालवा विजय के बाद शेर शाह रणथंभौर पहुंचा। शेर शाह की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर रणथंभौर के दुर्ग रक्षक उस्मान खां, यहाँ पर था उस्मान खां, मालवा में था कादिर शाह और रणथंभौर में था उस्मान खां। तो उस्मान खां ने रणथंभौर का दुर्ग शेर शाह को सौंप दिया। इस प्रकार 1542 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया। उसके बाद आती है रायसीन की विजय। तो रायसीन का शासक था पूरणमल। रायसीन का शासक था पूरणमल। कहा जाता है कि जब पूरणमल ने चंदेरी पर विजय प्राप्त की थी तो उसने वहां मुसलमानों पर भारी अत्याचार किए थे और प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों की स्त्रियों को नर्तकियों का पेशा अपनाने के लिए बाध्य किया था। इसके अलावा रायसीन और चंदेरी के सुदृढ़ दुर्गों को रायसीन के आधिपत्य में छोड़ना शेर शाह के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। अतः 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और दुर्ग को घेर लिया। घेरा कई माह तक चलता रहा परंतु शेर शाह को सफलता नहीं मिली। अंत में शेर शाह ने कुरान पर हाथ रखकर वचन दिया कि पूरनमल और अन्य राजपूतों को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इस पर पूरनमल ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु चंदेरी की मुस्लिम स्त्रियों की प्रार्थना पर शेर शाह ने अपना वचन भंग कर दिया और राजपूतों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने अफगानों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार रायसीन के दुर्ग पर शेर शाह का अधिकार हो गया। तो कहा जाए कि शेर शाह ने धोखे से वादा खिलाफी करके और रायसीन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुल्तान और सिंध की विजय 1543 ईस्वी। शेर शाह के आदेश पर पंजाब के सूबेदार हैबात खां, मुल्तान और सिंध की विजय तो हैबात खां, तो ये पंजाब का सूबेदार था। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया शेर शाह के कहने पर और उपद्रवी सरदारों फतेह खां, वहां पर मुल्तान और सिंध में फतेह खां, और दूसरा था बख्शुलंगाह। इन दोनों उपद्रवी सरदारों को हरा दिया और इसके बाद हैबात खां ने भक्कर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार मुल्तान और सिंध पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया। इसके बाद आती है मारवाड़ की विजय। बहुत महत्वपूर्ण विजय है ये शेर शाह की और इसे हम काफी डिटेल में देखेंगे ताकि अलग से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। मारवाड़ विजय, शेर शाह सूरी की मारवाड़ विजय 1544 ईस्वी। तो मारवाड़ का शासक मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। शेर शाह मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। इसके अतिरिक्त मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया था। उसने शेर शाह के अनुरोध पर भी हुमायूं को बंदी बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस कारण शेर शाह मालदेव से नाराज था। इसके अलावा बीकानेर के शासक कल्याणमल और मेड़ता के शासक वीरमदेव, बीकानेर का शासक था कल्याणमल, इनको मालदेव ने हराया था और मेड़ता का शासक था वीरमदेव। ये दोनों शेर शाह से जा मिले और उसे मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, उकसाया। 1543 ईस्वी में शेर शाह 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर के और मारवाड़ की ओर प्रस्थान करता है और सुमेल नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालता है। सुमेल। दूसरी ओर मालदेव भी 40,000 सैनिक लेकर सुमेल के निकट पहुंच गया। दोनों की सेनाएं लगभग एक माह तक आमने सामने पड़ी रही। अंत में शेर शाह ने छल कपट से काम लिया और उसने राठौर सरदारों जेता और कुंपा की ओर से एक जाली पत्र लिखवाया
कि राठौड़ सरदार युद्ध के अवसर पर मालदेव का साथ छोड़ देंगे और मालदेव को बंदी बनाकर शेर शाह को सौंप देंगे। शेर शाह ने यह पत्र मालदेव के शिविर के निकट डलवा दिया और इस पत्र को पाकर मालदेव का विश्वास हो गया मालदेव को कि उसके सरदार राठौड़ सरदार उसके साथ विश्वासघात करने के लिए कटिबद्ध है। अतः मालदेव युद्ध क्षेत्र से वापस चला गया। जेता और कुंपा नामक राठौड़ सरदारों ने लगभग 12,000 सैनिकों को लेकर शेर शाह की सेना पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि राजपूतों ने अफगानों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजपूत हार गए। जेता और कुंपा तथा हजारों राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और आप देखिए कि उनकी बहादुरी देख करके शेर शाह घबरा गया और वो डर गया कि कहीं मैं हार न जाऊं। उसकी हार बिल्कुल उसे सामने नजर आने लग गई। बड़ी मुश्किल से वो उन्हें जीत पाया अपने 80,000 सैनिकों के बावजूद भी। तो शेर शाह राजपूतों की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब मैं मारवाड़ की जरा से राज्य के लिए अपनी दिल्ली की बादशाहत खो देता, तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता। इस विजय के बाद शेर शाह ने जोधपुर, अजमेर, नागौर पर अधिकार कर लिया। परंतु शेर शाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने 1546 ईस्वी में मारवाड़ पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद आती है मेवाड़ विजय। तो इस मारवाड़ विजय का जो युद्ध हुआ मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में, इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। मेवाड़ विजय मेवाड़ में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ के सरदारों ने स्थिति कमजोर समझकर शेर शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद शेर शाह ने जहाजपुर पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद आती है ये मेवाड़ विजय भी 1544 में ही आती है। और इसके बाद आती है कालिंजर विजय। 1545। कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। उसने शेर शाह की अधीनता मानने से मना कर दिया। कीरत सिंह के यहाँ एक सुंदर नर्तकी थी जिसे शेर शाह प्राप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त रीवा के शासक वीरभान बघेला ने शेर शाह की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कीरत सिंह के यहाँ शरण ले ली थी। रीवा का शासक था यहाँ का शासक था वीरभान बघेला। इसने शेर शाह की आज्ञा का उल्लंघन किया और शरण ले ली कालिंजर के राजा के पास, कीरत सिंह के पास। शेर शाह के अनुरोध पर भी कीरत सिंह ने उसे वापस सौंपने से इनकार कर दिया और इस पर नवंबर 1544 में शेर शाह ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और दुर्ग का घेरा डाल दिया। 6 से 7 माह तक दुर्ग का घेरा चलता रहा। 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह ने दुर्ग की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकराकर गोला बारूद के ढेर में आ गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। शेर शाह बुरी तरह घायल हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसकी मृत्यु से पूर्व ही कालिंजर के दुर्ग पर शेर शाह की सेना ने अधिकार कर लिया था। इस तरह से दिल्ली का पहला सुल्तान था वो जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। शेर शाह का साम्राज्य विस्तार। पूर्व में शेर शाह का साम्राज्य पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से लेकर पश्चिम में पंजाब और सिंध तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी तक मालवा के क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में पंजाब, सिंध, दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मालवा तथा राजस्थान का अधिकांश भाग शामिल था। अब हम बात करते हैं, इस तरह से हमने शेर शाह सूरी के साम्राज्य विस्तार व विजयों को देखा। दोबारा हम समराइज करते हैं कि सबसे पहले इसने 1541 में गखर प्रदेश की विजय की और बंगाल के विद्रोह का दमन किया 1541 में। 42 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 मालवा की विजय और रणथंभौर पर अधिकार किया। 43 में इसने रायसेन की विजय की और मुल्तान और सिंध पर अधिकार किया। 44 में मारवाड़ की विजय की और मेवाड़ की विजय की और उसके बाद फाइनली कालिंजर विजय 1545 ईस्वी में की। अब हम देखते हैं शेर शाह का प्रशासन का मूल्यांकन। शेर शाह सूरी का प्रशासन।
तो शेरशाह के प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। गिव एन एस्टिमेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह। एग्जामिन द लैंड रेवेन्यू एंड आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह। शेरशाह का प्रशासन या शासक के रूप में शेरशाह। शेरशाह एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक महान प्रशासक भी था। उसने 5 वर्ष की अवधि में सैनिक और असैनिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए और अपनी प्रशासकीय प्रतिभा का परिचय दिया। अगर केंद्रीय शासन की बात करें तो सबसे पहले आता है सम्राट, उसके बाद केंद्रीय विभाग और मंत्री। इसके केंद्रीय विभाग और मंत्रियों में आते हैं दीवान ए वजारत या दीवान ए विजारत। दूसरा आता है दीवान ए आरिज। तीसरा है दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। चौथा आता है दीवान ए इंशा। ये इसके केंद्रीय शासन ये केंद्रीय विभाग और मंत्री हैं। दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत और दीवान इंशा। सम्राट शेरशाह अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी। वही अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश तथा सर्वोच्च सेनापति था। दीवान वजारत की बात करें तो इस विभाग का मंत्री वजीर कहलाता था। वजीर वह वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख था। तो दीवान वजारत क्या था? वजीर था ये, और ये वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख था। दीवान आरिज इस विभाग का मंत्री आरिज ए मुमालिक कहलाता था। आरिज ए मुमालिक। वह सैनिकों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण, उनके वेतन निर्धारण, उनके अनुशासन और संगठन के लिए उत्तरदायी होता था। मतलब सेना से संबंधित था, ये सेना का अधिकारी था। दीवान रसालत ये विदेशी मामलों का विभाग था। विदेशी मामलों का विभाग था दीवान रसालत। और दीवान इंशा इस विभाग के मंत्री का कार्य शाही घोषणाओं को लिखना और प्रसारित करवाना था। शाही घोषणाओं को लिखना और प्रसारित करवाना। इसके अलावा दीवान कजा एवं दीवान बरीद। दीवान बरीद का जो काम था वो गुप्तचर और डाक व्यवस्था को देखना था। इसका अध्यक्ष बरीद मुमालिक कहलाता था और दीवान कजा का अध्यक्ष मुख्य काजी होता था। ये तो हो गए केंद्रीय प्रशासन। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय शासन में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासन की सबसे बड़ी इकाई सरकार थी, जिला प्रांत के बाद। और उस समय प्रांत नहीं थे, परंतु डॉक्टर परमात्मा शरण, डॉक्टर कानूनगो तो सबसे बड़े बताते हैं सरकार, और डॉक्टर परमात्मा शरण बताते हैं कि शेरशाह के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि शेरशाह के शासनकाल में प्रांतों के समान ही शासन प्रबंध की दृष्टि से विभाग मौजूद थे। इन्हें इक्ता कहा जाता था। तो कानूनगो तो सरकार बताते हैं, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इक्ता बताते हैं और डॉक्टर परमात्मा शरण प्रांत बताते हैं। सरकार का शासन प्रबंध प्रांत सरकारों में बटे हुए थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह के राज्य में 66 सरकारें थी। सरकार के शासन प्रबंध के लिए 2 प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख शिकदार या शिकदारान तथा प्रमुख मुंसिफ या मुंसिफान। प्रमुख शिकदार सरकार का एक सैनिक अधिकारी था। सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि उसके प्रमुख कर्तव्य थे। प्रमुख मुंसिफ एक राजस्व अधिकारी था। राजस्व की वसूली करना तथा दीवानी मुकदमों का निर्णय करना प्रमुख कर्तव्य थे। तो इस तरह से शिकदार तो एक सैनिक अधिकारी था शांति व्यवस्था के लिए, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने के लिए, और मुंसिफ एक राजस्व अधिकारी था जो राजस्व की वसूली करवाता था, दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था। ये हुआ सरकार का प्रबंध। उसके बाद है परगनों का शासन प्रबंध। परगने, प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी और परगने के प्रमुख अधिकारी थे शिकदार जो सैनिक अधिकारी होता था, दूसरा मुंसिफ जो राजस्व अधिकारी होता था, और तीसरा खजांची, और 2 लिपिक होते थे।
क्लर्क। अब तीसरा, ये पहला सरकार, दूसरा परगना और तीसरा ग्राम शासन का प्रबंध। ग्राम शासन, तो ग्राम शासन परगना कई ग्रामों में विभाजित था और प्रत्येक ग्राम में कुछ अधिकारी कर्मचारी होते थे। एक तो मुकद्दम, दूसरा पटवारी और तीसरा चौकीदार, ये अधिकारी होते थे एक गांव में। मुकद्दम गांव का मुखिया था। उसके बाद बात करें सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था तो पहला तो हो गया सरकार का प्रबंध, दूसरा हो गया परगनों का शासन प्रबंध और तीसरा हो गया ग्राम का शासन प्रबंध। ये तीन हो गए प्रांतीय शासन में। उसके बाद पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन और अब आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, शेरशाह ने एक विशाल सेना का गठन किया था। इस सेना के प्रमुख रूप से 4 अंग थे। एक तो घुड़सवार, दूसरा पैदल, तीसरा हाथी और तोपखाना। तो देखिए, हाथी, घोड़े, पैदल और तोपखाना। शेरशाह की स्थायी सेना में 1,50,000 घुड़सवार थे और 25,000 पैदल थे, 500 हाथी और कई तोपें थी। घुड़सवार 1,50,000 थे। प्रांतों में प्रांतपतियों और अमीरों की सेना भी होती थी। सेना की कुल संख्या 4 लाख से कम नहीं होगी। शेरशाह स्वयं केंद्रीय सेना के सैनिकों की भर्ती करता था, सैनिकों को नगद वेतन देता था और सैन्य व्यवस्था में बेईमानी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शेरशाह ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट लिखने की प्रथा शुरू की। सेना में कठोर अनुशासन रखा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, चौथा पॉइंट, तो शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि को उपज के अनुसार 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और खराब। तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर भूमि की उपज प्रति बीघा निकाल ली जाती थी। उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया गया था। तो ये भू राजस्व शेरशाह सूरी काल में कितना लिया जाता था? 1/3 लिया जाता था। परंतु डॉक्टर कानून को इस 1/4 बताते हैं। भूमि कर नगद अथवा अनाज के रूप में दिया जा सकता था। भूमि कर निर्धारित हो जाने के बाद किसानों को पट्टा दिया जाता था और इस पट्टे के बदले में किसानों को कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। किसानों को जरिमाना और मुंहसिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे। किसानों को कृषि को सुधारने के लिए राज्य की ओर से तकाबी या सरकारी ऋण दिया जाता था। तो तकाबी हो गया सरकारी ऋण, उसके अलावा किसानों के टैक्स कर हो गया जरिमाना और मुंहसिलाना। राजस्व हो गया भू राजस्व 1/3 और डॉक्टर कानून के अनुसार 1/4। गुप्तचर व्यवस्था, 5वां पॉइंट, शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। ये गुप्तचर प्रमुख सरायों, नगरों, बाजारों, कार्यालयों आदि में नियुक्त होते थे। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। गांव में मुकद्दम, परगने में शिकदार और सरकार में प्रमुख शिकदार पुलिस संबंधी कर्तव्यों का पालन करते थे। न्याय व्यवस्था में शेरशाह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रत्येक बुधवार को मुकदमों की सुनवाई करता था। दंड व्यवस्था कठोर थी। मृत्युदंड, कोड़े लगाना, अंगभंग करना, कठोर कारावास आदि दंड प्रचलित थे। शेरशाह निष्पक्षता पूर्वक न्याय करता था। मुद्रा संबंधी सुधार, शेरशाह ने पुराने घिसे हुए मिश्रित धातुओं से बने हुए सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया। उसके स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए और उनका अनुपात निश्चित किया। उसने चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था उसका, और जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। उसके सोने के सिक्के 166.4 ग्रेन के थे और 167 ग्रेन और 168.5 ग्रेन के होते थे, 3 तरह के। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था और चांदी का जो सिक्का था वो रुपया कहलाता था। रुपया और दाम में अनुपात 1:64 का अनुपात होता था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी, टकसाल का स्थान अरबी लिपि में और कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में वर्णित था। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो स्थान स्थान पर लिए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया उसने, और उसके समय में केवल 2 स्थानों पर ही चुंगी वसूल की जाती थी। एक तो विदेश से आने पर प्रवेश द्वार पर तथा दूसरे बिक्री के स्थान पर। और व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था। सड़कों की बात करें तो शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। 4 प्रमुख रूप से उसने सड़कें बनवाई। पहली सड़क पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से लेकर सिंधु नदी तक जाती थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। सराय, शेरशाह ने मंत्रियों की सुविधा के लिए लगभग 1700 सरायों या धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें रात्रि में ठहरने की व्यवस्था थी। ये सरायें डाक चौकियों का भी कार्य करती थी। प्रजा के हित के लिए
वो प्रजा वत्सल शासक था, अनेक सड़कों, सरायों, अस्पतालों का निर्माण करवाया। वो एक दानशील व्यक्ति था। उसने राजधानी दिल्ली में एक शाही भोजनालय खुलवाया जहां गरीबों, असहायों, पीड़ितों को भोजन मिलता था। इमारतें, शेरशाह एक महान निर्माता था। उसने झेलम नदी के तट पर रोहतास का दुर्ग बनवाया। उसने दिल्ली का पुराना किला भी बनवाया। उसने सहसाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया, जो तत्कालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। धन्यवाद।